बहुत समय पहले की बात है। एक मुसाफिर अपनी यात्रा के लिए निकले हुए थे। उनका नाम था सेंट बोरिस। वो एक लंबा सफर तय कर रहे थे। काफी रात हो चुकी थी। आराम करने के लिए वो किसी घर की तलाश कर रहे थे जहां वो रात निकाल सके और सुबह होते ही वो अपने सफर को फिर से आरंभ कर सके। वो एक गांव में दाखिल होते हैं और एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस घर में जैक अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। सेंट को अपने घर के दरवाजे पर देखते ही जैक ने कहा, सेंट, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटे, मैं एक बहुत ही लंबी यात्रा के लिए निकला हूँ। रात का समय हो गया है, तो मैंने सोचा कहीं रुककर विश्राम कर लेता हूँ और सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। आपने सही किया जो आप मेरे घर आ गए। आइए, भीतर आइए। जैक ने उस सेंट यात्री को अपने घर के अंदर बुलाया। जैक ने सेंट की सेवा काफी अच्छे से की। खाने से लेके रहने का सारा बंदोबस्त का ध्यान उसने अच्छे से रखा और जैक खुद उस दिन जमीन पे सो रहा था ताकि सेंट बोरिस अच्छे से विश्राम कर सके। अगले दिन सुबह सेंट अपनी यात्रा के लिए निकल ही रहे थे कि जैक ने ढेर सारा उपहार सेंट बोरिस को अपने साथ रास्ते में लेके जाने के लिए दिए। ये देख सेंट बोरिस खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोलने लगे, भगवान करे तुम दिन भर दिन बढ़ते ही रहो, तुम्हें जीवन में किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो। ये सुन जैक हंस पड़ा और बोलने लगा, महात्मा जी, जो आज है वो कल नहीं होगा। जैक की बात सुन सेंट को हैरानी हुई और वो वहाँ से चले गए। 2 साल बीत जाने पर सेंट जैक के घर फिर यात्रा के दौरान आए और उन्होंने देखा कि जैक का सारा वैभव समाप्त हो गया था। ये सब देखकर उन्हें जैक की कही हुई बातें याद आ जाती है जो जैक ने 2 साल पहले कही थी। उत्सुकता के मारे सेंट बोरिस ने निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं जैक से बिना मिले यहाँ से नहीं जाने वाला। और वो लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। जैक के बारे में काफी कम लोग ही जानते थे कि वो कहाँ गया और क्यों गया। सेंट बोरिस थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर एक व्यक्ति सेंट के पास जाता है और उनसे कहता है, सेंट, आप काफी परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। अरे बेटा, मैं जैक की तलाश में यहाँ आया हूँ। कुछ साल पहले यही उसका घर था जहाँ मैं जैक से मिला था, पर आज जब मैं यहाँ वापस आया हूँ, यहाँ का नजारा कुछ और ही बता रहा है। ना जैक, ना उसका घर। शायद आप उसी जैक के बारे में बात कर रहे हो जिसका घर बरगद के पेड़ के पास था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या तुम मुझे बता सकते हो जैक इस वक्त कहाँ होगा? जैक के घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, उसी कारण उसने सारी चीजें बेच दी और वो बगल के गांव में रहने चला गया। सुना है वहाँ कोई बड़ा जमींदार है। जैक उन्हीं के यहाँ नौकरी करता है। बिना कुछ सोचे सेंट जैक की तलाश में तुरंत निकल पड़े और आखिरकार उन्हें जैक के घर का पता चल जाता है। उन्होंने देखा कि जैक अब एक छोटे से घर में रहता है। तभी जैक घर के बाहर आता है और सेंट बोरिस को देखता है। जैक ने उसी भाव से सेंट का स्वागत किया जैसे उसने पहली बार किया था। आइए सेंट, ये मेरा नया घर है। बेशक पहले इतना बड़ा तो नहीं है, पर गुजारा हो जाता है। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी परीक्षा है? इतने अच्छे व्यक्ति से तूने सारी संपत्ति क्यों छीन ली? जैक ये बात सुनकर फिर हंस पड़ा और बोलने लगा, सेंट, आप क्यों दुखी हो रहे हो? बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं,
भगवान हमें जिस हाल में रखे हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उससे उनका धन्यवाद करना चाहिए। सुख दुख तो जीवन के पहलू है और सुनिए, ये भी नहीं रहने वाला। ये एक ज्वार भाटे की तरह है जो समय के साथ बदला करता है और यही जीवन का साक्ष्य है। सेंट मन ही मन सोचने लगे और जैक से कहते हैं, मैं तो केवल भेष से सेंट हूँ, पर असली सेंट तो तुम ही हो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ साल बीत जाने पर सेंट अपनी यात्रा के दौरान जैक से मिलने जाते हैं और जो वो देखते हैं वो देखकर उन्हें हैरानी हो जाती है। अब जैक वो जैक नहीं था जो एक छोटी से झोपड़ी में रहा करता था। अब वो एक बड़ा और जाना माना जमींदार बन गया था। उन्हें पता चलता है कि जिस जमींदार के यहाँ जैक नौकरी किया करता था वो संतान विहीन थे। उन्होंने अपनी सारी जमीन और जायदाद जैक के नाम कर वे दुनिया से चल बसे। सेंट जैक की अच्छी हालत देखकर जैक के लिए वो काफी खुश थे और उन्होंने जैक से कहा कि अच्छा हुआ जैक, वो जमाना चला गया। भगवान करे अब सब ऐसे ही बरकरार रहे। जैक ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है? क्यों क्यों, क्या हुआ? क्या ये भी नहीं रहने वाला? सही कहा आपने, कुछ नहीं रहने वाला। ये संपत्ति या फिर इस संपत्ति को अपना कहने वाला सबको यही छोड़कर जाना होगा। सेंट वहाँ से चले जाते हैं और कुछ साल बीत जाने पर वो फिर से वहाँ से वापस आते हैं। उन्होंने देखा कि जैक का महल तो है पर उसमें रहने वाला कोई नहीं है। उस मकान में केवल कबूतर गुटरगू कर रहे थे और जैक अब इस दुनिया से चल बसा है। बेटियां अब अपने अपने घर चली गई हैं और उसकी पत्नी अकेले कोने में पड़ी हुई थी। सेंट जब एक कमरे में गए, उन्होंने देखा कि जैक की तस्वीर एक दीवार पे टंगी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, ये भी नहीं रहने वाला। जैक की बातें सेंट को जाके अब समझ आती है और वो कहता है, जैक बिल्कुल सही था, मैं ही समझ नहीं पाया। अरे इंसान, तो किस बात का अभिमान करता है? किस बात से इतना इतराता है? यहाँ कुछ नहीं टिकने वाला, ना किसी का दुख ना किसी की खुशियाँ। अगर तू ये सोचता है कि पड़ोसी मुसीबत में है और मैं खुश हूँ, तो ये बात गौर से सुन। ना मौज रहेगी ना मुसीबत। सच्चे इंसान की एक ही परिभाषा है। वो इंसान एक इंसान तब तक कहलाता है जब वो हर हाल में खुश रहता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो मिले उसमें खुश रहो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास है वो कल किसी दूसरे के पास होगा। तो जब तक है उसका आदर भाव करो। सुख दुख बस एक मौसम की तरह होते हैं जो थोड़े समय में बदला करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था जिसे राजा अलेक्जेंडर चलाया करते थे। ये उसी राज्य की कहानी है जिस राज्य में एक प्रिंस रहा करता था जिसका नाम था चार्ल्स। वो काफी चतुर और समझदार था, एकदम अपने पिता की तरह। उसने वो सारी चीजें सीखी जो एक प्रिंस को आनी चाहिए। प्रिंस होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। चार्ल्स अपने पिताजी की राजगद्दी को संभाले हुए देख काफी प्रसन्न हुआ करता था। ये बात राजा ने गौर की और राजा को समझ आ गया कि यही सही वक्त है प्रिंस को शाही तलवार से रूबरू करवाने का। राजा अपने भाई अल्बर्ट से कहते हैं, मुझे लगता है चार्ल्स बड़ा हो रहा है, यही सही वक्त है। प्रिंस को अब शाही तलवार सौंप देनी चाहिए। अल्बर्ट अपने भाई से जलता था क्योंकि राजा और चार्ल्स को सब पसंद करते थे। एक दिन राजा अलेक्जेंडर अपने भाई अल्बर्ट के साथ प्रिंस चार्ल्स के कमरे में गए। क्या हुआ पिताजी, आज आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? राजा हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रिंस काफी उत्साह के साथ राजा की बात सुनने लगा। राजा अपनी तलवार निकालते हुए उसे बताते हैं कि बेटा, ये देखो, ये है हमारी पुश्तैनी तलवार।
जो हमारे दादा परदादा के ज़माने से चलती आ रही है। ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। पर पिताजी, ये तो आपकी तलवार है ना? हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो और अब तुम्हें ही आगे जाकर ये गद्दी संभालनी है। ये बात सुन प्रिंस खुश तो जरूर हुआ, पर मन ही मन वो कुछ सोचने लगा। तभी राजा उसे बोलते हैं, बेटा, तुम इसे कोई मामूली तलवार मत समझना। ये तलवार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और सभी मुसीबतों से तुम्हें बचाएगी। और राजा ने तलवार प्रिंस को सौंप दी। प्रिंस ने जैसे ही तलवार अपने हाथ में ली, वो तलवार चमकने लगी। पिताजी, ये तलवार लेकर मैं एक योद्धा से कम महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे काफी अलग शक्तियों का अनुभव दे रही है। तुम इसे अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इसे अपने से कभी दूर मत जाने देना। हाँ पिताजी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं और एल्बर्ट ये सब देखता है। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ये तलवार अपने बेटे स्टीवन का होते हुए देखना चाहता हूँ। बस एक बार ये तलवार मेरे हाथ लग जाए, बाकी चीजें तो अपने आप मेरी हो ही जाएगी। कुछ साल बीत गए और एक दिन राजा अलेक्जेंडर बहुत बीमार पड़ गए। देखते ही देखते उनकी तबीयत और खराब हो गई। ये सब देखकर एल्बर्ट ने प्रिंस की शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने दिया, जिसे सुन राजा अलेक्जेंडर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हामी भर दी। प्रिंस की शादी किसी दूसरे शहर की प्रिंसेस से हो जाती है। प्रिंस और प्रिंसेस की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। एक दिन राजा चार्ल्स कहते हैं, आज से तुम्हारा ध्यान अंकल एल्बर्ट रखेंगे और तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा चल बसे और सारा बोझ अब चार्ल्स पे आ जाता है। पर चार्ल्स चीजें काफी अच्छे से संभाल लेता है। एक दिन, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, तो ये तलवार अब तुम्हारे किस काम की? नहीं अंकल एल्बर्ट, पिताजी की ये आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी भी किसी कीमत पे अपने से दूर नहीं कर सकता। तो ये ऐसे तलवार मुझे नहीं देने वाला। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर उसके शहर जा रहे होते हैं। तभी कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। हमें जो करना है वो तो हम करके ही जाएंगे। चलो, अब चुपचाप अपनी तलवार हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। ये तलवार ऐसे नहीं देगा। इसकी पत्नी को यहाँ से दूर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी पत्नी को कुछ मत करना। हार मानकर आखिर चार्ल्स को तलवार देनी ही पड़ी। और तभी वहाँ हंसते हंसते एल्बर्ट आ जाता है और चार्ल्स को समझ आ जाता है कि ये सब किया कराया इसके अंकल का ही है। आखिर लोग अपनों से ही हार जाते हैं। अंकल, आपको पिताजी कितना माना करते थे। उन्होंने मुझे और इस राज्य को आपके ऊपर छोड़ दिया और चले गए। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ही सगा भाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बस अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है और मैं ये अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। पिताजी को दिए हुए वचन के कारण चार्ल्स विवश हो गया था। राजा और उसकी पत्नी वहीं जंगल के पास एक कुटिया में रहने लगे और अपना जीवन जीने लगे। और दूसरी ओर एल्बर्ट ने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कुछ साल बीत जाते हैं। राज्य की हालत बिगड़ गई। वो राज्य जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वो अब एक उदास राज्य बन गया था। सब चीजों की कमी पड़ने लगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है एल्बर्ट। हमारे देवता जैसे राजा के साथ तुमने छलकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। सब राजा एल्बर्ट को कोसने लगे और राजा एल्बर्ट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। शायद सच में ये सब इसी वजह से हो रहा है। आखिरकार छीनी हुई चीजों से किसी का भला नहीं होता। एल्बर्ट प्रिंस चार्ल्स को ढूंढने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। बेटे, मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं अंधा हो गया था और मुझे इसका सबक भी मिल चुका है।
आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं इसी में खुश हूँ। एल्बर्ट वो शाही तलवार चार्ल्स को वापस करने का वादा करता है। जैसे ही चार्ल्स अपने महल में जाकर अपनी तलवार अपने हाथों में लेता है, वैसे ही शाही तलवार पहले की तरह चमकने लगी और देखते ही देखते सब पहले की तरह ठीक हो गया और सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा एक बुरी बला है।